नमस्ते। मैं रवि कुमार नैतिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज से मैं सीटेट का बैच स्टार्ट करने वाला हूं। एसएसटी का पहला चैप्टर एसएसटी का इतिहास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। इतिहास का पहला चैप्टर है कब, कहां और कैसे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन में किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम क्या है कि समाज के और राष्ट्र के अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो अतीत का अर्थ क्या होता है? अतीत का अर्थ होता है कि किसी राष्ट्र की संस्कृति या सभ्यता से होता है। तो आप देखो, इसके बाद क्या है कि संस्कृति के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि मानव के जो क्रियाकलाप है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो उस समय वो आप जानेंगे कि कैसे उस समय अतीत में लोग वह कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे खाते थे और किस प्रकार के घर में रहते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम जानेंगे, इसमें ये भी जानेंगे कि जो हम शिल्पकार हो गए, पशुपालक हो गए, कृषक हो गए, व्यापारी या कलाकार हो गए और संगीतकार हो गए, चित्रकार हो गए, वैज्ञानिक हो गए, इनके बारे में, उनके जीवन के बारे में भी हम जान सकते हैं अतीत से। तो आप फिर स्टार्ट करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था। तो वर्ष की गणना हम ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म होने से पहले ईसा पूर्व कहा गया और मसीह के जन्म के बाद ईसा ईस्वी कहा गया। तो बीसी का अर्थ क्या है? बिफोर क्राइस्ट। इसे हम BCE भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बिफोर कॉमन एरा या ईसा पूर्व भी कहते हैं। फिर उसके बाद एडी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी या इसे CE भी कहते हैं, जिसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एरा है। फिर उसके बाद बीपी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बिफोर प्रेजेंट। इसका अर्थ क्या है कि वर्तमान से पहले। तो ये पूछे जाते हैं। इससे सीटेट पिछले ईयर में सीटेट का ये क्वेश्चन पूछा गया, 1 तारीख से भी क्वेश्चन आया था। तो उसके बाद क्या है कि भारतीय इतिहास को जानने का हमें कौन कौन सा माध्यम है? तो भारतीय इतिहास की जानकारी हमें पुरातत्व संबंधी या साक्ष्य से प्राप्त होते हैं। जैसे हम अभिलेख से जान सकते हैं, अवशेष हो गया, स्मारक हो गया, भवन हो गया, मूर्ति हो गया या चित्रकला, एक प्राचीन सिक्के से भी हम भारतीय इतिहास को हम जान सकते हैं। फिर उसके बाद सिक्के। अब सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अब प्राचीनतम सिक्के के अधिकांश किसके सिक्के बने होते थे? चांदी के सिक्के बने हुए थे प्राचीनतम में। तो सबसे पहले सिक्कों को क्या कहा गया? सबसे पहले सिक्के को आध सिक्का कहा गया। ये सिक्के कह सकते हैं कि चांदी या तांबे से बने होते थे। तो इससे पहले हम जान चुके हैं कि जो सिक्के के माध्यम से भारत का इतिहास हमने जाना है। दूसरा हम जानते हैं कि जो अभिलेख होता क्या है? ये पत्थर पर खुदे हुए आदेश होता है। क्या होता है? पत्थर पर लिखे हुए आदेश या खुदे हुए आदेश। अब देखो, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अब एपिग्राफी कहते हैं इसको। तो अभिलेख प्रमुख रूप से किस पे लिखा जाता था? अभिलेख प्रमुख रूप से सोना पे लिखा जाता है, चांदी पे लिखे जाते थे, लोहा और तांबे या कांसे के प्लेट और मंदिर के दीवार पे उकेरे जाते थे। तो आप देखो, अभिलेख वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं अभिलेख। पहला है जो राजकीय अभिलेख। राजकीय अभिलेख में ये किसके द्वारा लिखा जाता था या किसके आदेश पर लिखा जाता था? ये अभिलेख राजा के आदेश पर लिखा जाता था। ये प्रजा के लिए एक तरह से आदेश जारी करता था। तो आप देखो, ये राजा के आदेश मतलब लिखा जाता था। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसको लिखेगा कौन? जो राजकीय अभिलेख, उसको लिखेगा कौन? तो राजा तो नहीं लिखेगा। इसका मतलब कि राजकवि लिखेगा। तो राजकवि लिखेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो राजा के बारे में बताएगा। फिर उसके बाद क्या है कि हो सकता है वो उसके वंश के बारे में या उसके पापा हो गए या दादा के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो राजकीय अभिलेख हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये वंशावली को भी बताता है। तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जो अशोक अभिलेख। अशोक अभिलेख, जो अभिलेख उन्होंने कौन से भाषा में लिखा था?
प्राकृतिक, वो अपने स्थानीय भाषा को चुना था अभिलेख के लिए, जिससे क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभिलेख को पढ़ सके और उसके बारे में समझ सके। और उन्होंने कई भाषा में भी लिखा था, ऐसा नहीं है कि वो मतलब सिर्फ प्राकृतिक भाषा में लिखा, उन्होंने कई भाषा में लिखा था, जो पाली हो गया, ग्रीक हो गया। अब इनकी जो लिपि क्या थी, इनकी लिपि थी ब्राह्मी। क्या लिपि थी? ब्राह्मी। फिर उसके बाद प्राशस्ती। प्राशस्ती क्या है? तो ये प्राशस्ती राजा के सम्मान में लिखा जाता था, राजा के सम्मान में लिखा जाता था। तो उसके बाद क्या है कि ये प्राशस्ती कौन लिखता था? ये राजकवि लिखता था। इसका मतलब कि जो राजा के दरबार में रहता था वो लिखता था। तो प्राशस्ती कह सकते हैं कि पहला हम एग्जाम्पल देंगे जो प्रयाग प्राशस्ती। तो प्रयाग प्राशस्ती जो लिखा गया है वो राजा समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। तो राजा समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त है। उसके बाद कि ये लिखता कौन है? ये लिखता है वो कौन सा राजकवि लिखता है? ये राजकवि हरिसेन लिखता है। कौन लिखता है? हरिसेन। तो हरिसेन लिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रयाग प्राशस्ती है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वंशावली की भी जानकारी देता है। तो कह सकते हैं कि जो प्रयाग प्राशस्ती अगर पूछा जाएगा किसके बारे में जानकारी देता है, ये वंशावली के बारे में भी जानकारी देता है। तो प्रयाग प्राशस्ती जो ज्यादातर किस में लिखे होते थे? ये ज्यादातर पत्थरों पे लिखे होते थे। तो भारत में अधिकांश अभिलेख जो कह सकते हैं कि जो कौन से भाषा में, कौन से लिपि में लिखी गई है, ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी और लिपि को पहली बार किसने पढ़ा था, या कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक सबसे पहले किसने पढ़ा? जो एशियाटिक सोसाइटी के ऑफ बंगाल के सचिव थे। कौन सचिव थे? जेम्स प्रिंसेप ने इसे सबसे पहली बार सफलतापूर्वक पढ़ा था।